हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। आज आपके लिए हम पृथ्वी और चंद्रमा जो भूगोल से संबंधित है, ये आपके टेट, सुपर टेट और आपके राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में भी आने वाले प्रश्न हैं। क्योंकि ये जो आपके हैं ना, ये बेसिक परिषदीय स्कूल में पढ़ने वाली जो पढ़ाई जाती है बुक, उससे लिए गए हैं। और आपको तो पता होगा, जितना भी कोर्स आता है, राष्ट्रीय आय आधारित परीक्षा हो या आपकी टेट हो या सुपर टेट हो, यहाँ तक कि पेट, ये सभी कुछ आपके जो हमारे परिषदीय स्कूल में बुक चलती है एनसीईआरटी की, उन्हीं से लिया जाता है। तो आज हम उसकी तैयारी कराते हैं। तो टॉपिक है आपका पृथ्वी और चंद्रमा। शुरू करते हैं। रात के आकाश में सर्वाधिक चमकीला आकाशीय पिंड है। कौन सा है आपका? रात के आकाश में सर्वाधिक चमकीला आकाशीय पिंड है आपका सूर्य, चंद्रमा की तारा। बताइए, सूर्य तो दिन में निकलता है, तो चंद्रमा और तारा में से कौन सा हो सकता है? चलिए, आपका जवाब ही सही, चंद्रमा। चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का कितना है? चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। कितना है? 1/4। मतलब जितनी बड़ी आपकी पृथ्वी है, ठीक है, तो उससे 1/4 आपका चंद्रमा है। फिर है, चंद्रमा अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करता है 26 दिन 7 घंटे 43 मिनट में, 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट में, कि 28 दिन 7 घंटे 43 मिनट में। सोचिए भाई, चंद्रमा अपनी धुरी पर एक चक्कर कब पूरा करता है? कितना समय लगता होगा इसको? तो इसका सही जवाब है, चंद्रमा अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करता है 26 दिन। कितने दिन में? 27 दिन 7 घंटा और 43 मिनट में पूरा करता है। देखिए, न 26 और न 28, 27 दिन 8 घंटा 27 दिन 7 घंटा 43 मिनट में पूरा करता है। तो इसका आंसर ये सही है, ठीक है। फिर है, चंद्रमा पृथ्वी से लगभग कितनी दूर है? चंद्रमा पृथ्वी से लगभग कितनी दूर है? तो चंद्रमा 3,84,000 किलोमीटर, 28,400, कितना है? 28,400 की 2,804 किलोमीटर। चंद्रमा पृथ्वी से कितनी दूर है? सोचिए, जल्दी से सोचिए भाई। तो चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। कितना है? 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा हमें तारों से बड़ा दिखाई देता है पृथ्वी के अधिक निकट होने के कारण, सबसे बड़ा आकाशीय पिंड होने के कारण, सब या अधिक चमकदार होने के कारण। इसके 3 उत्तर हैं। क्या क्या हो सकते हैं, आप बताइए। तो चंद्रमा हमें बड़ा क्यों दिखता है? तारों से भी बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है अधिक चमकदार होने के कारण। नहीं भाई। सबसे बड़ा आकाशीय पिंड होने के कारण? नहीं, सबसे बड़ा आकाशीय पिंड भी नहीं है। तो इसका है, ये पृथ्वी के सबसे अधिक कहाँ पे है? निकट है, पास में है, इसलिए चंद्रमा हमें तारों से बड़ा दिखाई देता है। अब अगला देखिए, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में है, अधिक है, कम है कि बिल्कुल नहीं है? ठीक, तो इसका आप इस बात से समझिए कि अगर आप पृथ्वी पर जहाँ खड़े हैं वहाँ से एक छलांग लगाएंगे, तो जितनी ऊंची छलांग आपने एक बार में लगाई है, उसकी 6 गुना ऊंची छलांग आप चंद्रमा पर एक बार में लगा सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब कि जो पृथ्वी पर हम स्थिर खड़े रहते हैं, अगर यहाँ का गुरुत्वाकर्षण बल
कम होता, पृथ्वी का कम होता, ठीक है, तो हम लोग क्या होते, हम उछलते रहते, ठीक है, हम स्थिर नहीं रह सकते हैं। गुरुत्वाकर्षण मतलब पृथ्वी की अपने ओर खींचने की शक्ति को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। आपने देखा होगा न्यूटन आकाश एक बार बाग में बैठे थे और उनके सर पर एक फल गिरा, तो उन्होंने सोचा कि ये फल ऊपर क्यों नहीं गया, ये नीचे ही क्यों आया। मतलब तब उन्होंने पता लगाया कि पृथ्वी की एक शक्ति होती है जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण, जो हर चीज़ को अपनी तरफ खींच लेती है। जो चीज़ें पृथ्वी की होंगी उसी को अपनी तरफ खींचती हैं। बाकी आप आग को देखो, आग हमेशा ऊपर की ओर उठती है। क्यों? क्योंकि वो आग जो है वो पृथ्वी का अंश नहीं है, वो सूर्य का अंश है, ठीक है। तो इसीलिए अब हम प्रश्न पे आते हैं, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अधिक है? नहीं, अधिक तो नहीं है। फिर कम है? बिल्कुल नहीं भी कहेंगे तो कम है, ठीक है। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में कम है, ठीक। और कितना कम है ये भी हम आपको बता दें कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग है। कितना है? 6वां भाग, 6वां, ठीक है। कितना है? पृथ्वी पर जितना गुरुत्वाकर्षण बल है उसका 6वां हिस्सा ही चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। अगला प्रश्न बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आगे के प्रश्न आप ध्यान से देखिएगा, सबके उत्तर आपको आते होंगे अगर आपने अपने पाठ को या अपनी तैयारी को अच्छे से किया है। तो अब देखते हैं, जिस रात चंद्रमा थाली सा गोल दिखाई देता है आसमान में, जब चंद्रमा बिल्कुल गोल होता है उस रात को क्या कहते हैं? अमावस्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं कि चंद्र ग्रहण कहते हैं? सोचिए भाई। अमावस्या जब बिल्कुल चांद नहीं होता है, रात बिल्कुल अंधेरी होती है, ठीक है, तब वो रात होती है अमावस्या की। लेकिन जब पूरा चंद्रमा खिला होता है तब बिल्कुल दूध या रोशनी पूरी धरती पर फैल जाती है, ठीक है, तब हम उस रात को पूर्णिमा की रात कहते हैं, ठीक है। फिर है, जिस रात चंद्रमा बिल्कुल नहीं दिखाई देता उस रात को क्या कहते हैं? अमावस्या, पूर्णिमा की सूर्य ग्रहण। देखिए अभी हमने आपको बताया था, उस रात को अमावस्या की रात कहते हैं, बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। एक महीने में कितनी पूर्णिमा होती हैं? तो अब तो आप ये मान गए होंगे कि चंद्रमा और पूर्णिमा और अमावस्या, ठीक है ना, ये चंद्रमा से जुड़ी बातें हैं। अब एक महीने में पूर्णिमा कितनी होती हैं? ठीक, बताइए। एक महीने में एक पूर्णिमा होती है कि 2 पूर्णिमा? एक महीने में, बोलिए, एक पूर्णिमा होती है। और इसी से जुड़ा अगला प्रश्न है, एक महीने में कितनी अमावस्या होती हैं? तो एक महीने में एक अमावस्या होती है, 15-15 दिन में, ठीक है। फिर इसीलिए पूरा एक महीना बन जाता है। चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले इस बदलाव को क्या कहेंगे? चंद्रमा की कलाएं कहेंगे कि चंद्रमा की दिशाएं? अब चंद्रमा की कला आप देख लीजिए, क्या है चंद्रमा की कलाएं? ये है आपका चंद्रमा की कलाएं, ठीक है, देख लीजिए। कभी चांद आपका कैसा दिखता है? ये दिख रहा है आपको, ये चंद्रमा की कलाएं हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझना हो, कभी चांद छोटा, कभी बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ठीक है, तो ये आपकी पूर्णिमा और अमावस्या बनाते हैं इस तरह से। आगे देखिए, समझिए, ये आपकी शुक्ल अष्टमी है और ये आपकी कृष्ण अष्टमी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो चंद्रमा के आकार में प्रतिदिन आने वाले इस बदलाव को कहते हैं चंद्रमा की दिशाएं है कि चंद्रमा की कलाएं? अभी हम बताया आपको चंद्रमा की कलाएं, ठीक है। इस पे तो एक बहुत अच्छी कविता भी है कि चांद एक दिन अपनी माँ से कहता है कि माँ मुझे ठंडी लगती है और मुझे एक झबला सिलवा दो, ठीक है, झिंगोला सिलवा दो। तो माँ कहती तुम कभी भी एक आकार में रहते कहाँ हो? कभी तुम घटते हो, जले जाते हो, तुम्हारा आकार घटता है, और कभी तुम्हारा आकार बढ़ता चला जाता है। तुमको एक कपड़ा बनवाने के लिए उसकी नाप भी तो एक जैसी होनी चाहिए। तो बेचारे चंद्रमा को क्या कहा जाए कि ये हमेशा क्या होता है, अपना आकार बदलता रहता है, उसी को चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते
जब चंद्रमा आपका बढ़ते क्रम में होता है, ठीक है। अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को हम क्या कहते हैं? शरद पक्ष, कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष? अब आप लोग अपना दिमाग लगाइए, क्या कहेंगे? शरद पक्ष की कृष्ण पक्ष? अमावस्या से पूर्णिमा तक बढ़ते चंद्रमा के पखवाड़े को हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे शुक्ल पक्ष। क्या कहेंगे हम इसको? शुक्ल पक्ष कहेंगे। जब चंद्रमा हमारा अमावस्या मान के चलिए, बिल्कुल अंधेरा हो गया, चंद्रमा ना के बराबर है बिल्कुल, फिर वो धीमे धीमे बड़ा होता है, पूर्णिमा तक वो बढ़ जाता है, पूरा गोल हो जाता है, तो उसको कहते हैं हम शुक्ल पक्ष। क्या कहेंगे? शुक्ल पक्ष। अगला है अब पूर्णिमा से अमावस्या तक। अब पूर्णिमा को पूरा चांद है और धीमे धीमे घटता है चंद्रमा, तो उस पखवाड़े को हम कहेंगे कि कृष्ण शुक्ल की हरित पक्ष। सोचिए आप, हरित पक्ष, शुक्ल पक्ष नहीं, तो इसको हम कहेंगे कृष्ण पक्ष। क्यों? क्योंकि पूर्णिमा से एक रोशनी वाले दिन से है आपका अमावस्या तक जाएगा तो अंधेरा छा जाएगा, तो और कृष्ण का मतलब होता है काला पक्ष, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम कृष्ण पक्ष। एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक पहुंचने में अपनी कलाओं को पूरा करने में चंद्रमा को समय लगता है। बताइए भाई। 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट, 30 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 27 दिन 12 घंटे 44 मिनट। नहीं आता? अरे थोड़ा सा याद करके देखा करिए ना, तैयारी अच्छे से करिए। तो इसमें लगता है एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक चंद्रमा को 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट लगते हैं। कितने? 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट। अगला प्रश्न है, एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने की अवधि को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? चंद्रमास, चंद्रहास की चंद्रवर्ष? बताइए जल्दी से। है एक पूर्णिमा से दूसरी पूर्णिमा तक अपनी कलाओं को पूरा करने की अवधि को चंद्रमास कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद्रमास। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ठीक, अंतरिक्ष आपको बताया था एक रिक्त खाली स्थान, ठीक है, जहाँ पे सभी की जिज्ञासा रहती है, जहाँ सारे आकाशीय पिंड रहते हैं, तो अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? कौन गया था सबसे पहले इस अंतरिक्ष की यात्रा करने? यूरी गागरिन रूस के, कल्पना चावला भारत की, नील आर्मस्ट्रॉन्ग अमेरिका के? बताइए जल्दी से। याद आ रहा? नहीं आ रहा? तो इसकी यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति थे आपके, बता दें आपको? अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले प्रथम व्यक्ति थे, बोलिए बोलिए जल्दी से। यूरी गागरिन, जो रूस से गए थे, ठीक है, और किससे गए थे? 12 अप्रैल 1961 को वोस्तोक 1 नामक अंतरिक्ष यान से इन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा की थी। किसने? यूरी गागरिन ने, रूस के थे ये। अच्छा बच्चों, अगला है, चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? अब कहेंगे, आप कहोगे कि अभी तो अंतरिक्ष में गए थे ये, लेकिन ये अंतरिक्ष की यात्रा करके चले आए थे, चंद्रमा में नहीं गए थे ये। तो चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाले व्यक्ति कौन थे? जो 20 जुलाई, ठीक है, 1969 को संयुक्त राज्य अमेरिका का अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान चंद्रमा पर पहुंचा। इस यान से जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा। तो ये थे आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग, अमेरिका से थे, ठीक है। कहाँ से थे ये? आपके अमेरिका से थे, संयुक्त राज्य अमेरिका से। अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान से चंद्रमा पर पहुँचे थे, ठीक। और जब ये इन्होंने जैसे ही पैर रखा था तो ये उछल गए थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की तुलना में 6वां भाग है, ठीक है। अगला है, प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की? चलिए अब आ गया आपका प्रथम भारतीय व्यक्ति जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की, ठीक है। मोहन शर्मा की राकेश शर्मा, भारत के थे ये। तो प्रथम अंतरिक्ष यात्री
ये थे भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट, ठीक है, प्रथम भारतीय थे। नाम अभी आप खुद सोचो कौन थे। इन्होंने 2 अप्रैल 1984 को सोवियत संघ के अंतरिक्ष यान सोयूज T-11 से अंतरिक्ष की यात्रा की थी, ठीक है। सोयूज T-11 से इन्होंने, तो मोहन शर्मा थे कि राकेश शर्मा, चलिए गैस कर लीजिए। तो अंतरिक्ष से यात्रा करने वाले थे अंतरिक्ष में हमारे प्रथम भारतीय थे राकेश शर्मा, ठीक है। अगला है, किस भारतीय खगोल शास्त्री ने सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की? जो कैसी, क्या वैज्ञानिक व्याख्या की थी? अगला प्रश्न है भाई, प्राचीन मान्यता थी प्राचीन काल में कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के लिए राहु एवं केतु नामक 2 राक्षस उत्तरदायी हैं, ठीक। कहानी आपने सुनी होगी। समुद्र मंथन के पश्चात अमृत बांटते समय राहु नाम के व्यक्ति ने अमृत पी लिया था धोखे से, जिसको विष्णु भगवान ने अपने चक्र से काट दिया था। वही राहु का सर और उसका धड़ राहु और केतु कहलाते हैं, जो अमृत पीकर अमर हो गए थे। ऐसी मान्यता थी, ठीक है, ऐसी मान्यता थी। और यही 2 राक्षस चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के लिए उत्तरदायी होते हैं। अब इस मान्यता को हमारे भारत के महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने लगभग 1600 वर्ष पहले इस मान्यता का खंडन किया था। उन्होंने बताया कि उन्होंने वैज्ञानिक व्याख्या की कि सूर्य ग्रहण पृथ्वी पर चंद्रमा की छाया पड़ने के कारण होता है, ठीक है, ना कि राहु और केतु के कारण। तो भाई इसका सही उत्तर हुआ हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे जो खगोल शास्त्री आर्यभट्ट थे, उन्होंने, ठीक है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या की थी कि राहु और केतु के द्वारा सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण नहीं होता। आपको हमने कहानी भी सुनाई है ना क्लास में, तो याद रखिएगा नाम, हमारे भारतीय खगोल शास्त्री थे आर्यभट्ट। अगला है, जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तब यह स्थिति कहलाती है, ठीक है। क्या कहलाती है? जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, मान लीजिए तीनों एक ही दिशा में, क्योंकि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सूर्य के, ठीक। तो ऑब्वियसली चंद्रमा सूर्य के भी लगाएगा, फिर ये तीनों एक दिशा में आएंगे कभी ना कभी। तो ये स्थिति आपकी क्या कहलाती है? तो ये स्थिति आपकी कहलाती है सिजगी। क्या कहलाएगी? सिजगी। लिजगी हिजगी में से सिजगी कहलाती है, ठीक है। अब सिजगी क्या है? ये 2 प्रकार की होती है, युति और वियुति। युति और वियुति, ठीक। अब युति क्या है आपकी, बताइए। जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है, जब सूर्य, हाँ, युति क्या है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। इसका आंसर तो हम ही ने बता दिया, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच, मान लीजिए सूर्य और पृथ्वी के बीच ये आपका चंद्रमा आ जाता है, तब ये युति वाली स्थिति कहलाती है, ठीक है, याद रखिएगा। जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तब क्या होता है? जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है कि ग्रहण पड़ता है, ठीक। अब आप बताइए भाई, सही उत्तर पता होगा अभी तो, आप क्लास 6 के बच्चे तो हो गए, आप ही की बुक से बनाया हमने ये। तो जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण होता है, ठीक है। जब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, ठीक है, तब आपका क्या होता है? ये आपका चंद्रमा, तब आपका सूर्य ग्रहण पड़ता है। फिर है, जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तब क्या होता है? जब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है तब होता है आपका चंद्र ग्रहण। क्या होगा? चंद्र ग्रहण। सूर्य ग्रहण से कैसी किरणें निकलती हैं? अब जब मान लीजिए ग्रहण पड़ता ही है, हमेशा ही पड़ते रहते हैं, तो सूर्य ग्रहण के सूर्य से कैसी किरणें निकलती हैं? खतरनाक किरणें निकलती हैं, फायदेमंद किरणें की पोषक किरणें? कुछ तो सुना होगा आपने।
खतरनाक किरणें निकलती हैं बच्चों। इसीलिए उस समय हमको सूर्य को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए। मानव द्वारा बनाए गए उपग्रह क्या कहलाते हैं? मशीन निर्मित उपग्रह, मानव निर्मित उपग्रह की प्राकृतिक उपग्रह। तो प्राकृतिक उपग्रह तो हमारा चंद्रमा है, ठीक है। अब मशीन निर्मित उपग्रह कि मानव निर्मित में से कौन सा सही होगा? चूंकि मानव द्वारा बताया गया है तो यहाँ पे हम आपका सही उत्तर है मानव निर्मित उपग्रह, ठीक। फिर है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से निकलती खतरनाक किरणें किसके लिए हानिकारक होती हैं? होती तो सभी के लिए, लेकिन ऑप्शन देखिए, कपड़ों के लिए हानिकारक है कि कपड़े जल जाते हैं, कागज के लिए कि कागज जल जाती है, कि आंखों के लिए? तो ये सबसे ज़्यादा खतरनाक होती हैं हमारी आँखों की रोशनी के लिए, ये बहुत ही खतरनाक होती हैं। फिर है अगला, मानव निर्मित प्रथम प्राकृतिक उपग्रह का नाम था? आर्यभट्ट, प्राणभट्ट की सोमदत्त? मनुष्य ने पहला प्राकृतिक, ठीक है, मानव द्वारा प्रथम, ठीक है, जो उपग्रह बनाया था, देखिए यहाँ पे गलत हो गया, मानव द्वारा प्रथम जो कृत्रिम उपग्रह था, सॉरी क्या था? कृत्रिम उपग्रह, ठीक है। प्राकृतिक उपग्रह तो आपका चंद्रमा है, प्राकृतिक उपग्रह आपका क्या है? चंद्रमा, ठीक। लेकिन यहाँ पे मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो ये आपका कृत्रिम उपग्रह है, इसका नाम क्या था? जो कृत्रिम उपग्रह बनाया है आर्यभट्ट, प्राणभट्ट की सोमदत्त, तो इसका नाम उन्होंने रखा था आर्यभट्ट। वही आर्यभट्ट जिन्होंने 1600 साल पहले 1600 साल पहले ये मान्यता दी थी कि पृथ्वी जो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण पड़ते हैं वो क्या है, एक कौन सी है, वैज्ञानिक व्याख्या करी थी इस बात की, उन्होंने इस बात का खंडन किया था, ठीक है। उन्हीं के नाम पर क्या बनाया था? आर्यभट्ट के नाम पर ही हमारा मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम रखा गया था, ठीक है। सूर्य ग्रहण पड़ता है अमावस्या को, पूर्णिमा को कि प्रदोष को? बताइए, सूर्य ग्रहण आपका कब पड़ता है? तो सूर्य ग्रहण आपका पड़ेगा, बोलिए बोलिए जल्दी से बोलिए बच्चों, तो उस दिन अमावस्या होगी कि पूर्णिमा होगी कि प्रदोष होगा? तो जब सूर्य ग्रहण आपका पड़ता है तो क्या होती है, ठीक। तो ये आपका पड़ता नहीं पता, चलिए हम बताते हैं, अमावस्या को पड़ता है सूर्य ग्रहण, हर अमावस्या को नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये जब इनकी एक सिधाई में हो जाएंगे ना ये लोग, तब पड़ेगा तीनों चीज़ें। तो अमावस्या को पड़ता है सूर्य ग्रहण। कहते हैं कि अगर सूर्य ग्रहण पड़ा तो अच्छा तो अमावस्या होगी, ऐसा कहा जाता है। हाँ, क्या लिखा है ये, इसको भी पढ़ना सीखिए, और अगर आप नए हैं तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट भी लिख दें, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं। अगर आपने इतना पढ़ा ना तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी और आपको नई नई जानकारियाँ भी हो जाएंगी। हमेशा नई जानकारी इकट्ठी करते रहिए, ये आपके ज्ञान को बढ़ाती हैं, ठीक। अगला है, चंद्र ग्रहण पड़ता है अमावस्या, पूर्णिमा और एकादशी। तो आपका चंद्र ग्रहण पड़ता है पूर्णिमा को। कब पड़ता है? सूर्य ग्रहण जो है आपका वो पड़ता है अमावस्या को, और जो चंद्र ग्रहण होता है वो आपका पूर्णिमा को पड़ता है, ठीक है। प्रकाश का किसी सतह से टकराकर इधर उधर बिखरना कहलाता है परावर्तन, अपवर्तन की परिवर्तन, ठीक। तो ये कहलाता है परावर्तन। क्या कहलाएगा? परावर्तन। 15 दिनों की अवधि जिसे पक्ष भी कहते हैं कहलाती है, क्या कहलाएगी? सप्ताह, हफ्ता, पखवाड़ा। बोलिए। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हफ्ता में 8 दिन और पखवाड़े में 15 दिन, ठीक है। फिर है, पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले वे उपग्रह जो मानव निर्मित या मानव द्वारा बनाए जाते हैं। किसके द्वारा? मानव द्वारा बनाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक उपग्रह, मानव निर्मित उपग्रह कि यंत्र द्वारा निर्मित उपग्रह, ठीक। तो ये जो मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं उपग्रह वो मानव निर्मित उपग्रह कहलाते हैं। इसका उत्तर है ये सही, मानव निर्मित उपग्रह। अब खिंचाव का पर्याय क्या है? क्या है खिंचाव? ठीक,
खिंचाव का पर्याय अनाकर्षण, आकर्षण की विकर्षण। खिंचाव का पर्यायवाची शब्द होता है आकर्षण, वही आकर्षण जो पृथ्वी में पाया जाता है और पृथ्वी चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेती है, ठीक, गुरुत्वाकर्षण, ठीक। अब आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, जिससे कि दूसरों लोगों को भी इतनी जानकारी हो सके, उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। फिर आप इसको सब्सक्राइब करिएगा और जो घंटी आए उसको दबा दीजिएगा, ठीक है, तो आपको हमारे सारे नोटिफिकेशन मिलने लगेंगे। और कमेंट, अगर आपको कुछ और डिमांड हो, कुछ और आप चाहते हो तो आप कमेंट भी कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए आपको ढेर सारे गुड लक। खूब तैयारी करें अच्छे से बच्चों, ठीक है। और एक बात और, पढ़ाई करिए खूब अच्छे से, इसी के साथ साथ खुश भी रहिए, ठीक है। चलिए तब तक के लिए ओके बाय।